ये कहानी है सुनीता नाम की एक औरत की, जो बहुत ही कामकाजी थी और घर का सारा काम अकेले ही संभालती थी। सुनीता भी बेचारी अपनी सारी ख्वाहिशों को मारकर इस घर की खुशी के लिए जीती थी। वो अपने पति विनय के साथ रहती थी और उसका एक देवर भी था, मयंक। एक दिन की बात है जब सुनीता नाश्ता लेकर मयंक के कमरे में जाती है। देवर जी, ये लीजिए आपकी मनपसंद कद्दू की सब्जी और पूरियां, और साथ में गर्मा गर्म चाय। बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो मैंने सोचा आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना दूं। वाह भाभी, आपके तो क्या ही कहना है। आप तो बिना कुछ कहे मन की बात जान जाती है। मुझे वाकई में बहुत दिनों से कद्दू की सब्जी और पूरी खाने का मन कर रहा था। अरे देवर जी, मैं आपकी भाभी हूँ। आपको मैं तब से जानती हूँ जब आप सिर्फ 13 साल के थे। अब तो आप 23 के हो गए हो, लेकिन मेरे लिए तो आज भी आप वही छोटे मयंक हो। सही कहा भाभी जी, वो तो है। अरे वाह भाई, देवर भाभी में क्या गपशप चल रही है। सुनीता देखती है उसका पति इतनी तेज बारिश में भीग कर आया है और उसे जुकाम भी हो गया है। हे भगवान, आपको इतनी तेज बारिश पे आने की क्या जरूरत थी? कहीं पेड़ के नीचे रुक जाते ना। नहीं सुनीता, कल बॉस ने मुझे जल्दी ऑफिस बुलाया है, तो मुझे आज ही कुछ काम निपटाकर जल्दी सोना पड़ेगा, वरना सुबह समय से नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम्हें तो बताइए नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है, और अगर ये भी चली गई तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अरे अरे रुक जाइए, इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है ऑफिस की वजह से कितनी टेंशन होती है, लेकिन थोड़ा अपना भी तो ख्याल रखना होगा ना। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आप अपने काम के चक्कर में खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब देखिए जुकाम हो गया ना। अब क्या ही कहूं। अच्छा चलिए, आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। ठीक है सुनीता। विनय जल्दी से कपड़े बदलकर हॉल में आता है। तीनों आराम से बैठकर चाय पीते हुए बारिश का मजा लेने लगते हैं। दिन यूं ही बीतते रहते हैं, और फिर एक दिन मयंक अपनी सहेली ममता को घर लेकर आता है। अरे मयंक, ये कौन है? भाभी से मिलिए, ये ममता है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। कॉलेज की फ्रेंड है जिसे तुम पसंद करते हो ना? अब नहीं भाभी, बस मेरी फ्रेंड है। अब ज्यादा नाटक मत करो आप देवर जी, मुझे सब पता है, आप इस लड़की को बहुत पसंद करते हो। अरे आपके हाव भाव से सब समझ में आ गया है मुझे। भाभी, मैं अगले महीने ही आपको ये बात बताने वाला था, लेकिन आपको पहले ही पता चल गया। देवर जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप हमें कुछ बताओ या ना बताओ, हमें तो सब पहले ही पता चल जाता है। हाँ भाभी, ये तो है, आपसे कुछ नहीं छिप सकता। दोनों देवर भाभी कोने में खड़े होकर बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर ममता ये सब देखकर गुस्सा हो रही थी। इन दोनों में क्या खुसुर पुसुर चल रही है? अच्छा ममता, मयंक, तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें करो, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़ियां और चाय लेकर आती हूँ। सुनीता किचन में जाती है और पकौड़ियां बनाने लगती है। उधर ममता मयंक से नाराज होकर कहती है, अरे क्या हुआ ममता, तुम गुस्से में लग रही हो? तुम दोनों कोने में खड़े होकर क्या बातें कर रहे थे? अरे वो, हम बस तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। भाभी को पता चल गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब पता नहीं कैसे। माफ करना मयंक, तुम्हारी भाभी शायद तुम्हारी जासूसी करती है, तभी तो उन्हें सब पहले से पता होता है। अरे नहीं ममता, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम नहीं समझोगे औरतों की चालाकी को। तुम्हारी भाभी बाहर से भोली दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत चालू है। ममता, मूड ऑफ मत करो यार, तुम भाभी से मिलने आई हो, थोड़ा मुस्कुराओ भी। लो तुम्हारी भाभी आ गई पानी लेकर। थोड़ी देर बाद सुनीता नाश्ता लेकर आती है। सब मिलकर नाश्ता करते हैं। करीब 7 महीने बीत जाते हैं। मयंक को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है और वो ममता से शादी भी कर लेता है। उनकी शादी के करीब 21 दिन बाद, भाभी, ओ भाभी। हाँ बोलिए देवरानी जी, क्या हुआ? भाभी, अभी हम सुपरमार्केट से महंगा सर्फ लेकर आए थे, और अब देख रहे हैं कि आधा पैकेट तो खत्म ही हो गया। अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ, और आप पूरा सर्फ यूं ही खत्म करिए। अब जब मेरे पति घर का सारा खर्चा उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सामान बेमतलब उड़ा दिया जाए। लेकिन ममता, सर्फ का एक पैकेट तो मैं भी 7 दिन पहले लेकर आई थी। ओह हाँ, वो तो मैं भूल गई, लेकिन वो तो आपने ही खत्म कर दिया ना। आप क्या सोचती है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। वो क्या है ना ममता, घर में कपड़े ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा लग जाता है। अरे भाभी, क्या कह रही हैं आप? मेरी माँ तो एक मुट्ठी सर्फ में ढेरों कपड़े धो देती हैं। इस तरह ममता सुनीता को ताने देती रहती है, हर बात पर सुनीता को सुनाती रहती और सुधरती नहीं। इससे सुनीता बहुत परेशान हो जाती है, और फिर एक दिन हद हो जाती है जब मयंक खुद सुनीता के पास आता है। देवर जी, क्या हुआ? रात के 10 बज गए, खाना खा लिया आपने? चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। सुना है देर रात में खाना नहीं खाना चाहिए। भाभी, अब ना अपना नाटक बंद कीजिए। देवर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप?
ये कोई तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? अरे तो क्या करूं, भाभी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। देवर जी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? अब पड़ोस की कमला चाची के साथ मेरी पत्नी की बुराई कर रही थी। क्या ये बात सच है? ओह अच्छा, आप समझी। ये बात आपको देवरानी जी ने बताई ना? अरे भाभी, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये बात किससे बताई। आप बस ये बताइए, आप कमला चाची से क्या बात कर रही थी? मयंक, मैं कमला चाची से बात कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे ममता की कोई बुराई नहीं की, बल्कि उल्टा वही ममता के बारे में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। तो मैं उन्हें समझा रही थी कि उन्हें दूसरों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और दूसरों के घर में क्या चल रहा है उसमें उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। मयंक, तुम्हारी भाभी ना बहुत बड़ी नाटकबाज है, हर वक्त नौटंकी करती रहती है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, लगता है तमीज बेच कर खा गया। जब सुनीता कह रही है उसे कोई बुराई नहीं की, तो तुम बार बार क्यों कह रही हो? तो आप अपनी पत्नी को समझाइए ना, पड़ोसियों के घर जाकर मेरी और मेरी पति की चुगली ना करे। और ये तो जानबूझकर बाहर निकलती है ताकि पड़ोसी ने देखे और इन्हें मेरी बुराई सुनने का मौका मिले। इन्हें तो बड़ा मजा आता होगा सबको बताने में कि मैं कोई काम नहीं करती। अरे हाँ, मुझे याद आया, रितु ने बताया था, नीलिमा काकी कह रही थी मैं घर का कोई काम नहीं करती, सारा काम सिर्फ सुनीता भाभी करती है। अब तुम्हें बताओ मयंक, क्या मैंने कल किचन की सफाई नहीं की थी? हाँ, कल रविवार था, मैं घर पर ही था, तुम्हें किचन की सफाई करते देखा था। लेकिन ममता, तुम चिंता मत करो, लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत सोच नहीं सकता। और रही बात भाभी की, तो उन्हें हमारी बुराई करने दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे कुछ दिन में हमारा प्रमोशन हो जाएगा, तब हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी ये घर किराए का ही तो है। मुझे यकीन नहीं होता, छोटा अपनी पत्नी के लिए हम लोगों के खिलाफ हो जाएगा, वो भी इतनी छोटी सी बात पर। देवर जी, इतनी छोटी बात पर घर छोड़कर जाने की बात तो मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, सोचिए भी मत। क्यों ना कहे, आप दोनों की हरकतें ही ऐसी हैं। इतना कहकर मयंक और ममता अपने कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, ताकि सुनीता और विनय उनके कमरे में ना आ सके और ना ही उनसे कोई बात कर सके। सुनीता, जिस बात का डर था वही हुआ। यही सेम कहानी मेरे एक दोस्त के घर में भी चल रही है। उसकी पत्नी की भी उसकी देवरानी से बिल्कुल नहीं बनती, वहां भी रोज झगड़ा होता है। मैंने सोचा था हमारे घर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ भी वही सब शुरू हो गया है। मेरी जॉब चली गई है और फिर भी मेरे छोटे भाई को कोई परवाह नहीं कि हम दोनों कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। वास्तव में इस बात की परवाह किए बिना ही मयंक अपनी पत्नी को लेकर किसी और घर में रहने लगता है और अपने भैया भाभी को बिना आर्थिक मदद के अकेला छोड़ देता है। उन्हीं भैया भाभी को जिन्होंने उसे बड़ा किया और काबिल बनाया, लेकिन फिर मालिक जग्गू सिंह को उन पर दया आती है और वो उन्हें कुछ पैसे उधार देता है, जिससे वे कद्दू की सब्जी और पूरी का ठेला लगाने का काम शुरू कर पाते हैं। महादेव की कृपा से तुम लोगों का ठेला लग गया है, अब आराम से कद्दू की सब्जी और पूड़ी बेचना शुरू करो। दुकान का पहला दिन है, बहुत बहुत बधाई हो। जग्गू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनों ने तो हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन आप पराये होकर भी हमें कितना बड़ा सहारा दे रहे हो। सच में भैया, जितना भी शुक्रिया करे कम है। अरे रहने दो, बार बार शुक्रिया बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। अब तुम दोनों काम शुरू करो, वो देखो ग्राहक आ रहे हैं। नई दुकान देखकर कई ग्राहक ठेले के पास आते हैं। खुशबू बहुत लाजवाब होती है, इसलिए सब खींचे चले आते हैं और दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से सबको कद्दू की सब्जी और पूरी परोसने लगते हैं। ये लीजिए भैया, 2 प्लेट कद्दू की सब्जी और 5 पूरियां। धन्यवाद। विनय जी, भगवान की कृपा से हमारा पहला दिन तो बहुत अच्छा जा रहा है। प्रार्थना करती हूँ हमारा व्यापार यूं ही चलता रहे। हाँ सुनीता, मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ। हमारे ग्राहक हंसते हुए जा रहे, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। लगता है सबको हमारी कद्दू की सब्जी और पूरी बहुत पसंद आ रही है। वास्तव में सुनीता और उसके पति की कद्दू पूड़ी की सब्जी ग्राहकों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। आज के दिन इन दोनों की खूब अच्छी कमाई हो रही थी। अगले दिन भी ये लोग इसी जगह पर अपने कद्दू की सब्जी और पूरी का ठेला लगाते हैं और इस दिन भी इनकी बढ़िया कमाई हो जाती है। हालांकि कुछ दिनों के बीच में कमाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती, लेकिन फिर बाद में इन दोनों की कमाई दोबारा से चालू हो जाती है। विनय जी, उस दिन तो मैं सच में डर गई थी। मैंने सोच लिया था शायद अब ये ठेला नहीं चलेगा और हमें कद्दू सब्जी पूरी का अपना ठेला बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ कि सब कुछ समय रहते ठीक हो गया और ग्राहक भी लौट आए। अब देखिए ना, कुछ ही दिनों में तो हमें अपने मकान मालिक जग्गू जी का पैसा भी देना है। बेचारे पूरे पैसे तो नहीं मांगेंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना बिना दिए। हाँ सुनीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वही तो है जो हर वक्त हमारी मदद करते हैं। ऐसे में हम भी उनके साथ थोड़ा तो इंसाफ करें।
अब जब हमारे पास पैसे आने लगे हैं तो क्यों ना उनका कुछ पैसा उन्हें लौटा दे और साथ में थोड़ा ब्याज भी देते। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा चलिए, वो देखिए ग्राहक आ रहे हैं, पहले उन्हें कद्दू की सब्जी पूरी दे देते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ सुनीता, ठीक है, पहले ग्राहक को पूरी सब्जी दे दें। इसके बाद ये दोनों रोज इसी तरह मेहनत से काम करते हैं, अपने मकान मालिक का सारा उधार धीरे धीरे चुका देते हैं और साथ ही थोड़े पैसे जमा करने भी लगते हैं। इस तरह समय के साथ उनके पास एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है। और फिर एक दिन सुनीता अपने पति विनय से कहती है, देखिए पैसे तो अच्छे जमा हो गए, अब क्यों ना कोई जमीन ले लें, वरना पैसे तो हाथ के मैल होते हैं, आज है कल नहीं। हाँ सुनीता, बिल्कुल सही कहा। फिर क्या, दोनों अपनी जमा पूंजी से एक जमीन खरीद लेते हैं। अब दोनों के पास अपनी जमीन भी हो जाती है। सुनीता, भगवान की कृपा से आज हमारे पास अपनी जमीन है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं। विनय जी चिंता मत कीजिए, अभी तो हमें इससे भी और आगे बढ़ना है। हाँ बिल्कुल। एक दिन जब दोनों अपने कद्दू सब्जी पूरी के ठेले पर काम कर रहे थे, तभी वहाँ ममता आती है। बहुत घमंड के साथ कद्दू की सब्जी और पूरी मांगती है, लेकिन सुनीता उसे चुपचाप दे देती है। ममता खाना चख, ओहो, इस कद्दू की सब्जी में तो कितना ज्यादा नमक है, और पूरी इसमें इतना तेल है कि इससे तो मेरा 5 दिन का खाना बन जाए। क्या बात है भाभी भैया, ऐसा कौन सा जादू कर दिया आपने जो लोग आपकी पूरियां ऐसी वाली खाए जा रहे? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि आप कुछ ऐसा ही करेंगी, लेकिन अब आपको हमारे मुंह पर ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आप इसे छोड़कर यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि हमने आपसे अपना रिश्ता पहले से ही तोड़ दिया है। वही तो, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो यहाँ खड़ी होकर ताने क्यों मार रही हो? लगता है तुम्हारी पुरानी आदत अब भी गई नहीं। लेकिन सुन लो, तुम्हारी ये बदतमीजी अब यहाँ नहीं चलेगी। निकलो जल्दी से यहाँ से। सुनीता और विनय के मुंह से इतने रूखे जवाब पाकर ममता गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ममता को इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ममता तो अब इन दोनों की दुश्मन बन जाती है। वो उनके कद्दू सब्जी और पूड़ी के ठेले से थोड़ा दूर हट जाती है और चुपचाप गुस्से में खुद से बोलती है, 2 पैसे क्या कमाने लग गए, खुद को बहुत मान समझने लगे ना ये लोग। अगर मैंने इनका ये ठेला यहाँ से नहीं हटवाया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। बस तुम दोनों देखते जाओ कि किस तरीके से तुम दोनों की बर्बादी शुरू होती है, और मैं बैठे बैठे तुम दोनों की बर्बादी देखूंगी। अपने भाई को यहाँ पर बुलाती हूँ और उससे कहती हूँ कि वो कुछ ऐसा करे कि इन दोनों को यहाँ से मुंह छुपाकर कहीं दूर भागना पड़े। जब ये लोग इस शहर को छोड़कर भाग जाएंगे ना, तब मुझे सुकून की नींद आएगी। ममता गुस्से में इन दोनों को आग दिखाकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सुनीता और विनय को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इधर ममता घर पहुंचती है और मयंक को पूरी बात बताती है। मयंक भी अपने भैया भाभी पर बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद रात होती है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। जब सुबह ममता की आंख खुलती है तो वो फोन चेक करती है। उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें वो सुनीता के ठेले को हटवाने की धमकी देती दिखती है। वो वीडियो वायरल हो चुका था। दरअसल एक फूड ब्लॉगर वहीं खड़ी होकर सुनीता और विनय के कद्दू की सब्जी पूरी के ठेले का वीडियो बना रही थी और उसी दौरान उसने ममता की बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली। अरे मयंक, ये देखो, ये क्या हो गया तुम्हारे भैया भाभी की वजह से? मेरी तो पूरी इंटरनेट पर थू थू हो रही है। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे कुछ तो बोलो। अरे ममता जरा रुको तो, पहले वीडियो तो देखने दो। अरे हाँ, इसमें तो तुम ही हो, लेकिन तुम्हें ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? चुपचाप घर आ जाती। एक तो मैं इधर टेंशन में हूँ, ऊपर से हर जगह मेरी बदनामी हो गई है। अरे आप तो मुझे सुना रहे हो, मैं अपने आप से बोल रही थी वो सब। तो फिर तुम्हारी गलती है, और वहाँ खड़े होकर बड़बड़ाने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारे भैया और भाभी अपने कद्दू की सब्जी पूरी ठेले से बहुत इतरा रहे थे। दोनों हवा में उड़ रहे थे, तो मैंने बस जरा सी सब्जी और पूरी मांग ली तो दोनों भड़क गए। अरे वो लोग है ही ऐसे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था कि आजकल लोग कहीं भी वीडियो बना लेते हैं। सही कह रहे हो, गलती मेरी है, मुझे वहां खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए था। अब बताओ हम करे तो क्या करे। इस तरह मयंक और ममता दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर सुनीता और विनय को चैन मिलता है कि फूड ब्लॉगर की वजह से ममता के मन की बात सबके सामने आ गई। अब ये और सतर्क हो जाते हैं। और फिर एक दिन फूड ब्लॉगर सुनीता और विजय के ठेले पर आई थी। तब लीजिए अर्चना जी, और पूरियां लीजिए। आपने तो अभी तक सिर्फ 3 पूरियां ही खाई है।
और आप खुद को फूड ब्लॉगर कहती हैं। माफ करना। अरे दीदी, मैं तो बस शौक में फूड ब्लॉगर बन गई हूँ। असल में ज्यादा खाना खा नहीं पाती। मेरे वीडियोस में तो ज्यादातर खाना बनाती हुई ही दिखाया जाता है। अच्छा, फिर भी लीजिए ना, थोड़ा तो खाइए। हाँ भाई खाइए। वैसे भी आपकी वजह से हम एक बड़ी मुसीबत से बच गए, वरना पता नहीं ममता क्या कर देती हमारे साथ। आप चिंता मत कीजिए, अब तो ममता बहन की इतनी बदनामी हो चुकी है कि वो आपकी ठेली के आसपास भी नहीं भटकेगी। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई भी समझदार इंसान इतना कुछ होने के बाद वापस नहीं आएगा। सही कह रही है अर्चना जी। अब उन लोगों की बातें छोड़िए और ये लीजिए थोड़ी और कद्दू की सब्जी और पूरी। और हाँ, मैंने पैक भी कर दी है, अपने घर वालों को भी खिलाइएगा। क्यों नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों वाकई में बहुत अच्छे हैं। सही बात है, देख लो आजकल अपनों से ज्यादा पराये काम आते हैं। अब इसमें किया ही किया जा सकता है। इसके बाद फूड ब्लॉगर द्वारा बनाए गए वीडियो की वजह से सुनीता और विनय का कद्दू सब्जी का पूरी वाला ठेला और भी फेमस हो जाता है। वे जल्दी ही अमीर हो जाते हैं और एक नया रेस्टोरेंट खोलने की भी योजना बनाने लगते हैं। उधर ममता और मयंक शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं। तभी सुनीता अपनी देवरानी को फोन करती है। देवरानी जी, आपने तो हमें बर्बाद करने की ठान ली थी ना, और हमें इस शहर से भगाने के सपने भी देख रही थी। लेकिन देखिए, हम तो बर्बाद नहीं हुए, उल्टा आप दोनों को ये शहर छोड़ना पड़ा। बस मैं और कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। रखती हूँ फोन। भगवान आपका भला करे। इस बार ममता का मुंह चुप था क्योंकि उसे पता था कि आखिर में जीत तो सुनीता और उसके पति की हुई, जिसे उन्होंने कभी अपना नहीं समझा पर हमेशा परेशान किया। यहाँ तक कि उन्हें उस वक्त छोड़ दिया जब उन्हें इन दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और आज देखो किस्मत क्या खेल खेल गई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को कम आंकना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब किसकी किस्मत पलट जाए। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। अनीता और सुजाता दो पड़ोसने जिन्हें हमेशा एक दूसरे की होड़ करने और टांग खींचने में बहुत मजा आता है। दोनों में से एक शेर है तो दूसरी सवा शेर। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका कभी नहीं छोड़ती। अब जब दोनों में हमेशा से इतनी होड़ चलती आई है, तो जब दोनों की बहुएं घर में आ जाएंगी तो होड़ तो उनकी भी होनी शुरू होगी। अरे भैया बहू, कितनी देर हो गई, मैंने कितनी देर पहले तुझे चाय बनाने के लिए कहा था, अभी तक तेरी चाय नहीं बनी क्या? बस ला रही हूँ माँ जी, 2 मिनट। तभी उनकी पड़ोसन सुजाता उनके घर आती है। तुम्हारी बहू तो न जाने कब तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आई हूँ। आज ही मेरी बहू ने बनाए थे तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले चलूं। तुझे मुझ पर ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक बार अपनी बहू को बोलूंगी ना तो मेरे लिए उसी वक्त ये बना कर ले आएगी। अरे बस बस रहने दे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तूने पूरे आधे घंटे पहले अपनी बहू को चाय बनाने के लिए बोला था। इतनी देर में वो तेरे लिए 1 कप चाय बनाकर तो लाई नहीं, और तू कह रही है कि वो तेरे कहते ही तेरे लिए समोसे बनाकर ले आएगी। तभी रिया चाय का कप लेकर वहां आती है। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। अरे सुजाता आंटी, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर मैं तेरे हाथ की चाय पीने के लिए रुकी तो यहीं पर रात हो जाएगी। वैसे भी मेरी बहू ने घर पर समोसे बनाए हैं, तो घर पर जाकर गर्मा गर्म समोसों के साथ अपनी बहू के हाथ की चाय पीऊंगी। ठीक है आंटी जी। अच्छा, मैं ना ये कहने आई थी कि कल मेरे घर पर सत्संग है तो तुम आ जाना। कल का सारा खाना पीना मेरे ही घर पर है, तो खाना मत बनाना। जी। अगले दिन। अरे वाह सुजाता, तेरी बहू तो बिल्कुल अन्नपूर्णा है। देखो तो सही, हम सबके लिए सत्संग के प्रसाद में कितना कुछ बनाया है। ये कचौड़ी, पकौड़े और तो और छोले भटूरे भी। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। वैसे अनीता, अभी तक तेरी बहू सत्संग में क्यों नहीं आई? वो सबके लिए घर पर खाना बना रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे लेकिन मैंने कहा तो था आज का खाना हमारे घर पर है। लेकिन मुझे ना ये तला भुना खाना हजम नहीं होता, तो बहू मेरे लिए घर पर ही खाना बना रही है। पता नहीं तेरी बहू ऐसा क्या बना रही है। इतनी देर में तो मेरी बहू ने सब लोगों के लिए इतना सब कुछ बना दिया, और तेरी बहू से तुम लोगों के लिए सिंपल सा खाना नहीं बना अब तक। लगता है आज अनीता की बहू भी उसके लिए कुछ स्पेशल बना रही है, इसीलिए उसे खाना बनाने में इतना टाइम लग रहा है।
अरे यार, कितने सारे खाने का ऑर्डर दे दिया पूनम ने। इसे बनाते बनाते मेरी तो हवा ही निकल गई। मुझे सबके लिए लंच भी बनाना है, फिर सत्संग में भी जाना है, और सत्संग जाने में ज़्यादा टाइम लग गया तो मम्मी जी अलग सुनाएगी। क्या करूं? तभी रिया के फोन पर उसकी सासू माँ की कॉल आती है। हेलो जी मम्मी जी। अरे मम्मी जी की बच्ची तो अभी तक है कहाँ पर? तुझे तो बस अपने पापा जी और मेरे लिए खाना बनाना था, उसी में तुझे इतना टाइम लग गया। यहाँ पर सुजाता की बहू ने सबके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना दिया और तू है कि अभी तक 3 जनों का खाना बनाकर सत्संग में नहीं आई। बस 2 मिनट मम्मी जी, अभी आ रही हूँ। रिया जल्दी से फोन रखती है और खाने के लिए गैस पर दाल चावल बनने के लिए चढ़ा देती है। अब खाना बनाने के लिए टाइम तो बचा नहीं, सबके लिए दाल चावल ही बनाने पड़ेंगे। जल्दी से दाल चावल बन जाए तो मैं भी सत्संग में तैयार होकर जाऊं। थोड़ी देर बाद रिया सुजाता के घर सत्संग में जाती है। अरे आओ आओ रिया बेटा, अभी हम सब तुम्हें ही याद कर रहे थे। इतनी देर लगा दी तुमने खाना बनाने में, ऐसा क्या बनाया खाने में? वो खाने में आज मम्मी जी का दाल चावल खाने का मन था ना, तो वही बना कर आई हूँ। क्या बेटा, तेरी सास पूरे 2 घंटे पहले सत्संग में आई थी और तब से तू घर पर खाना बना रही है, और पूरे 2 घंटे लगाकर सबके लिए दाल चावल बनाए? जी माफ़ करना अनीता बहन, लेकिन जितनी देर तेरी बहू दाल चावल बनाने में लगाती है ना, उतनी देर में तो मेरी बहू पूरे गांव का भंडारा बना देती है। अरे कुछ सिखा अपनी बहू को। सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। आज घर चले तब बताती हूँ इसे। सबकी ऐसी बातें सुन सुनकर अनीता को तो रिया पर बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। वो घर आकर रिया को खूब सुनाती है। तू मुझे यह बता, आखिर तुझे दाल चावल बनाने में 2 घंटे लगे कैसे? पता नहीं किचन में जाकर खाना बनाती है या सो जाती है। 1 कप चाय बनाने के लिए बोलो तो आधे घंटे बाद चाय आती है, और खाने का तो बस पूछो ही मत। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ मम्मी जी, लेकिन मुझसे जल्दी खाना बनता ही नहीं। कितनी भी तेज हाथ चलाऊं लेकिन 2 घंटे लग ही जाते हैं। अरे क्या करूं मैं तेरा? अच्छा, दोपहर का खाने का तो हो गया, लेकिन रात का खाना ना अभी से बनाना शुरू करते। अभी से बनाएगी तब जाकर रात तक खाना बनेगा। अनीता उसे ये बात कहती है और वो अपनी सास की बात मान भी लेती है और रात का खाना बनाने के लिए दोपहर को ही किचन में चली जाती है, जिसे देखकर अनीता भी हैरान रह जाती है। कुछ दिन बाद, अरे सुन, आज ना तेरी बुआ जी घर पर आ रही है, तो खाना जरा जल्दी जल्दी बनाना। उन्हें तो वैसे भी मेरे अंदर कमियां निकालने में बहुत मजा आता है, इसलिए आज कृपा करके ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे उनकी बातें सुननी पड़े। जी ठीक है मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। रात को रिया की बुआ सास उनके घर पर आती है। रिया उनके लिए चाय बनाने जाती है। क्या बात है अनीता, इतनी देर हो गई, बहू अब तक चाय बनाकर क्यों नहीं हिलाई? अरे उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाय बनाते बनाते किचन में ही बेहोश हो गई हो तेरी बहू? हे भगवान, ये आज कितने सारे खाने का ऑर्डर दे दिया इस पूनम ने। ऊपर से बुआ जी घर पर आई हुई है। इतना सारा खाना बनाते बनाते मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। कितना टाइम हो गया? हे भगवान, 6:30 बज गए। जल्दी से बुआ जी के लिए चाय नाश्ता लेकर जाती हूँ, वरना बहुत अच्छा लेक्चर सुनने को मिलेगा मुझे। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अनीता अपनी ननद सुशीला के साथ हॉल में बैठी थी। तभी गली से गुजर रही सुजाता की नज़र सुशीला पर पड़ती है। उसे देखकर वो तुरंत अंदर आती है। अरे सुशीला बहन, तुम आई और हमें बताया भी नहीं। पहले बताती तो मैं अपनी बहू को बोलकर तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनवा देती। अच्छा होता जो मैं तुम्हें ही बता देती, कम से कम मुझे अब तक चाय नाश्ता तो मिल जाता। आधे पौने घंटे से ये रिया बहू किचन में चाय बनाने गई है, लेकिन अभी तक चाय आई नहीं। अरे अभी तक तो सिर्फ चाय नहीं आई, लेकिन अगर वो एक बार किचन में खाना बनाने चली गई तुम्हें कल सुबह तक खाना नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ तुम मेरे घर पर ही खाना खाने चलो। तभी रिया उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। बुआ जी चाय। अरे रहने दे तेरी चाय, इतनी देर से चाय का इंतजार करते करते मेरा तो चाय पीने का मूड ही खत्म हो गया। मैं अब सुजाता के घर जाकर ही रात का खाना खाऊंगी। लेकिन बुआ जी, मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है, बस थोड़ी देर में बन जाएगा। अरे रहने दे, तू तो हमेशा ऐसे ही कहती है। तुम चलो सुशीला बहन मेरे घर, मेरी बहू ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है। अरे काहे का आपकी बहू ने बनाया है? सब कुछ तो मैंने उसे बना कर दिया है। ये सुजाता आंटी को भी ना 2 मिनट का चैन नहीं होता। जब देखो तब मुझे लेक्चर सुनवाने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं। अब इनके चक्कर में मुझे मम्मी जी से अच्छी खासी डांट पड़ेगी। सुजाता अनीता की ननद सुशीला को अपने घर पर खाना खिलाने ले जाती है, जिस वजह से अब अनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आज तो तू मुझे बता ही दे कि तू किचन में ऐसा क्या बनाती है कि तुझे खाना बनाने में इतनी सदियां लग जाती है।
दोपहर में बोला था ना तुझे कि बुआ जी घर पर आ रही है, थोड़ा जल्दी खाना बना लेना, लेकिन नहीं, महारानी को तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं। अब चली गई ना जी सुजाता के घर पर उसकी बहू के हाथ का खाना खाना है, और वो तो खाना भी इतना टेस्टी बनाती है, पूरी जिंदगी मुझे इस बात का ताना मिलेगा। लेकिन मम्मी जी खाना तो बन ही गया था, मैं बस खाना लेकर आने ही वाली थी, लेकिन बुआ जी तो पहले ही सुजाता आंटी के घर पर खाना खाने चली गई। अरे चुप कर, इधर चाय का इंतजार करते करते इतनी देर हो गई और कह रही है कि खाना भी बन गया था। तू आज मेरी नजरों के सामने चली जा, वरना ठीक नहीं होगा। मम्मी जी लेकिन जाती है क्या नहीं? अपनी सासू माँ का गुस्सा देखकर रिया चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद अरे ये बहू खाना बना रही है या क्या कर रही है? पूरे आधे घंटे से यहाँ पर बैठा, कब आएगा खाना? बहू, ओ बहू। आई पापा जी। इधर मुझे मम्मी जी और पापा जी के लिए खाना बनाना था और पूनम ने अर्जेंट खाने का ऑर्डर दे दिया। अब क्लाउड किचन खोला है तो किसी को ऑर्डर के लिए मना भी तो नहीं कर सकती। रिया हड़बड़ी में खाना बना रही थी कि तभी पूनम अपनी किचन की खिड़की से रिया को आवाज लगाती है। अरे रिया दीदी, अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़े से गुलाब जामुन भी बना दोगी क्या? नहीं पूनम, अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम्हारा खाना तो मैंने बनाकर दे दिया, लेकिन अभी मुझे मम्मी जी, दिनेश जी और पापा जी के लिए भी खाना बनाना है, और अगर आज भी खाना बनाने में देर हो गई ना तो मम्मी जी तो मेरी खाट ही खड़ी कर देंगी। अच्छा ठीक है रिया दीदी, वैसे आप घर पर बता क्यों नहीं देती कि आपने क्लाउड किचन खोला हुआ है? अरे नहीं बता सकती यार, तुम नहीं जानती मम्मी जी और पापा जी को ये तीखा चटपटा खाना कितना पसंद है। अगर एक बार उन्हें पता चल गया कि मैंने क्लाउड किचन खोला हुआ है और मैं अपने क्लाउड किचन में ऐसा चटपटा मसालेदार खाना बनाती हूँ, तो वो ना मुझसे हर रोज़ ऐसा ही खाना बनवा कर खाएंगी, और ऐसा खाना खाकर उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, बस इसीलिए मैं उनको कुछ बताना नहीं चाहती। ओह अच्छा ये बात है। बहू, ओ बहू। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। अभी थोड़ी देर पहले भी पापा जी ने मुझे आवाज़ लगाई थी। अब बस आई पापा जी, अब तो जाना ही पड़ेगा। रिया वहाँ आती है। जी पापा जी। बेटा कितनी देर लगेगी खाना बनाने में? यहाँ भूख के मारे कितनी देर से पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस खाना बन गया है पापा जी, अब भी ला रही हूँ। अरे रहने दे बेटा, तू तो खाना बनाना ही रहने दे। ये लो सुजाता बहन, आज मेरी बहू का जन्मदिन था तो उसने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। मैंने सोचा थोड़ी तुम्हारे लिए भी लेती चलूँ। वैसे भी मैं जानती थी कि अभी तक तुम्हारी बहू से खाना तो बना होगा नहीं। चलो आज मेरी बहू के हाथ का खाना ही खा लो। बड़ी आई, मेरी बहू के हाथ का खाना खा लो। दुख तो मुझे बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करूं? अगर मुझे दिनेश जी की वो लोन चुकाने में मदद नहीं करनी होती तो कभी ये क्लाउड किचन नहीं खोलती। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता बहन जो आप खाना ले आई। यहाँ भूख के मारे मेरा तो बुरा हाल हो गया है। अरे खाइए ना भाई साहब, वैसे भी मेरी बहू ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये शाही पनीर, दम आलू, अचारी भिंडी, पुलाव, तंदूरी रोटी, हलवा। वैसे भी आपको ये सब खाए हुए बहुत दिन हो गए होंगे। आपकी बहू को तो दाल चावल बनाने में इतना टाइम लग जाता है। वो अगर इतना सब बनाने लगी तो पूरा महीना लग जाएगा। अच्छा आप सब खाइए, मैं चलती हूँ जी। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाया है आपकी बहू ने। ये सारा का सारा खाना उसे मैंने बना कर दिया है, और आंटी जी आप मेरे सामने कह रही हैं कि ये सब कुछ आपकी बहू ने बनाया है। अगर मैं ऐसा खाना बनाने लगी तो मुझे ऐसा खाना बनाने में महीने लग जाएंगे। वाह रे वाह, क्या दिन आ गए मेरे, क्या क्या सुनना पड़ रहा है। सुजाता फिर से अनीता को रिया के लिए गुस्सा दिलाकर चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि अनीता रिया को कुछ बोल पाती, रिया पहले ही वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। अच्छा हुआ कि चुपचाप निकलकर अपने कमरे में आ गई, वरना फिर से आज माँ जी की डांट सुननी पड़ती। अब कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? अरे मम्मी जी आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, लेकिन ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही थी तू? मैं क्या बड़बड़ाऊंगी, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला मम्मी जी। हाँ कुछ भी नहीं। सुधर जा वरना। कुछ दिन बाद। अच्छा रिया बहू, मैं ज़रा सुजाता से मिलने जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसका हाल चाल पूछ कर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। लेकिन जब तक मैं घर वापस आऊँ तब तक तो खाना बना कर रख ले, और अभी ही खाना बनाने चली जा ताकि शाम को टाइम पर खाना मिल सके। जी ठीक है मम्मी जी। रिया किचन में खाना बनाने चली जाती है और अनीता वहाँ सुजाता से मिलने उसके घर जाती है। तभी सुजाता की बहू पूनम वहाँ पर उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। मम्मी जी वो राशन खत्म हो गया है तो मुझे राशन के लिए 10,000 रुपये चाहिए। क्या
अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुझे राशन के लिए 8,000 रुपये दिए थे, कहाँ चले गए सारे पैसे? वो मम्मी जी सत्संग और बर्थडे में थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना तो पैसे खर्च हो गए। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार पैसे ज़रा ध्यान से खर्च करियो। जी। पूनम पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वैसे तुम्हारे घर पर सत्संग तो 2 हफ्ते पहले था, तो अगर 1 हफ्ते पहले तुमने अपनी बहू को राशन के लिए पैसे दिए तो इतनी जल्दी पैसे खत्म तो नहीं होने चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो। हमारे घर पर जब से बहू आई है ना, तब से राशन का खर्चा 3 गुना हो गया है। अच्छा, फिर तो तुम्हें किचन में जाकर एक बार राशन चेक करके आना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अभी तो मेरी चलने की हालत नहीं है। चलो तुम मेरे साथ किचन में। अनीता सुजाता को लेकर किचन में जाती है तो देखती है अनीता और सुजाता के घर के बीच जो खिड़की थी उसके बीच में एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ था और अनीता की बहू रिया सारा खाना पैक करके पूनम को दे रही थी और पूनम ने उसके बदले उसे पूरे 10,000 रुपये दिए। ये देखकर उन दोनों के तो होश ही उड़ गए। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं। सीधे सीधे बताती हो या? अपनी सास का गुस्सा देखकर पूनम सब कुछ चुपचाप उगल देती है। मम्मी जी, वो मुझे ना खाना बनाना नहीं आता था और रिया दीदी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था, तो उन्होंने कुछ टाइम पहले अपना नया क्लाउड किचन खोला था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो मैंने सोचा उनके क्लाउड किचन से सारा खाना मंगवा कर सबको बोल दूंगी कि मैंने खाना बनाया है। इससे किसी को ये पता नहीं चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता और मेरी तारीफ भी होती रहेगी। क्या? इसका मतलब सत्संग में वो जो भी पकवान थे और जो तेरे जन्मदिन पर हमारे घर पर खाना आया था वो सब मेरी बहू ने बनाया था? जी आंटी जी, मैंने अभी पिछले हफ्ते के खाने के ही पैसे दिए थे रिया दीदी को। क्या? हे भगवान। पूनम की बातें सुनकर सुजाता का तो सर चकरा जाता है, लेकिन अनीता को ये सब जानकर जो हंसी आती है वो बेचारी सुजाता के सामने अपनी हंसी रोक ही नहीं पाती। हंसते हंसते वो अपने घर आती है। माफ़ करना मम्मी जी, वो मैं आपको बताने ही वाली थी, इसी चक्कर में मेरा खाना लेट हो जाता था, लेकिन अब मैं अपना क्लाउड किचन बंद कर दूंगी, आप चिंता मत करो। अरे नहीं बहू, मुझे तो बहुत मजा आया। तूने जो सुजाता की बहू को खाना दे दे कर उससे जो पैसे कमाए उसके बारे में जानकर सुजाता का जो हाल है बहुत तारीफ करती थी अपनी बहू की, आज सारी हवा निकल गई। अनीता को देखकर अब रिया की भी हंसी छूट जाती है और दोनों सास बहू को सुजाता और पूनम का ऐसा हाल देखकर खूब मजा आता है। और अब अनीता के सामने सुजाता की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाती है। माया अपनी सास सुनीता, जिठानी काव्या, ननद श्रेया, पति अविनाश और ससुर मोहित के साथ रहा करती थी। माया ने अपनी फैमिली को काफी अच्छे से संभाल कर रखा था, पर कहते हैं ना 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ठीक वैसे ही माया के साथ भी था। माया हर चीज में बेस्ट थी, पर उसमें भी एक कमी थी और वो थी शो ऑफ करने की। पर कैसे, चलिए देखते हैं। आज तो दीदी ने खाना बनाया है, ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि जब भी दीदी कुछ बनाती है तो वो कुछ स्पेशल ही होता है। हाँ भाभी, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आपके हाथों का ना हम खा खा कर थक गए हैं, कभी कभी कुछ नई चीज़ें भी खानी चाहिए। ननद जी, अगर ऐसी बात है तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? सिर्फ बोलने से नहीं होता मैडम। अब तुम लोग चुप रहोगे या यूं ही इस तरह लड़ते रहोगे? चुपचाप खाओ खाना। अपनी सास की बात सुनकर माया चुप हो जाती है, जिसके बाद सब खाना खाने लगते हैं। खाने की सभी तारीफ करते हैं, पर तभी माया कहती है, दीदी वैसे खाना तो आपने अच्छा बनाया है, पर सच कहूँ ना, मेरी माँ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी माँ के हाथ में तो जादू है, जादू। हाँ माया, तुम सही कह रही हो, माँ का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। खैर, आंटी के हाथ में तो सच में जादू है, पर लगता है कि आंटी वो जादू तुम्हें सिखाना भूल गई। इतना बोलकर अब काव्या भी खाना खाने लगती है, पर उसकी ये बात सुनकर माया एक बार फिर चिढ़ जाती है, लेकिन वो उस समय किसी को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ माया अब हर चीज को अपने मायके से कंपेयर करने लगती है, पर सभी लोग उसकी बात को इग्नोर करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन काव्या अपनी सास से कहती है, माँ जी आज सभी लोग घर में हैं, क्यों ना आज बाहर से कुछ मंगवाया जाए? अरे बहू, पता नहीं तेरे ससुर जी बाहर का खाएंगे भी या नहीं। माँ पापा की मत सोचो, पापा को मैं मना लूंगी। चलो ठीक है, आज हम घर में खाना नहीं बनाएंगे बल्कि बाहर से मंगवाएंगे, पर देखो मैं अटपटी चीजें नहीं खाऊंगी, सही सा खाना मंगवाओ जो सब खा सके।
अगर आज हम साउथ का खाना मंगवाए तो? हाँ, साउथ का खाना सही रहेगा। देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ जी, आज हम साउथ का ही खाना मंगवाते हैं। कैसी बात कर रही है जिठानी जी आप? अरे मैं हूँ ना ये साउथ का खाना बनाने के लिए। मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है सांभर इडली डोसा बनाना, क्योंकि माँ घर में ही सांभर इडली डोसा बना लेती थी। हम लोग तो माँ के हाथ का सांभर डोसा खाकर ही बड़े हुए हैं। अरे फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों देवरानी जी? हाँ दीदी, बाहर से कोई ज़रूरत नहीं है मंगवाने की। मैं हूँ ना, सब देख लूँगी। ठीक है, फिर बाहर का खाना कैंसल, क्योंकि बहू अब साउथ का खाना घर में ही बनाएगी। आखिरकार मेरी नॉर्थ की बहू को साउथ का खाना बनाना जो आता है। माँ जी, पड़ोस में मेरी एक दोस्त है, अगर मैं उसको भी बुला लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे कैसी बात कर रही है बहू? भला मुझे क्या दिक्कत होगी? अरे आस पड़ोस के 4 लोग मेरी बहू के हाथ का बढ़िया सा खाना खाएंगे तो वो लोग हमारे घर की तारीफ ही करेंगे ना। ऐसा करते हैं, हम आस पड़ोस को न्योता दे देते हैं। मैं अपनी दीदी को भी फोन करके बुला लेती हूँ। तो फिर मैं भी अपने दोस्तों को बुला सकती हूँ ना? और नहीं तो क्या। अरे अब हम इतने लोगों को न्योता दे रहे हैं तो तू भी बुला ले अपने दोस्तों को, सिंपल। अरे माँ जी, ये क्या कह रही हैं? माँ जी इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है? पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? न चाहते हुए मुझे पूरे मोहल्ले के लिए सांभर डोसा इडली तो बनाना ही पड़ेगा। क्या हुआ बहू, किस सोच पे पड़ गई? हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझको? अरे नहीं माँ जी, भला मुझे कोई दिक्कत क्यों ही होगी। ठीक है, फिर बड़ी बहू जा तू अपने दोस्त को बुला ले, काव्या तू अपने दोस्तों को बुला ले, और मैं अपनी दीदी और कुछ पड़ोसियों को बुला लेती हूँ। इस तरह सुनीता अब अपने पड़ोस में जाती है और अपनी पड़ोसन के पास जाती है। बहन जी, आज मेरी छोटी बहू साउथ का खाना बना रही है, तो आप सभी को मेरे घर आना ही पड़ेगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, हम जरूर आएंगे। इस तरह सुनीता पड़ोस में सभी को न्योता देकर अपने घर आती है और अपनी दीदी को कॉल करती है। अरे जिज्जी, बहुत दिन हो गए आप हमारे घर नहीं आई, मुझसे कोई नाराजगी है क्या? नहीं सुनीता, अब हमको तुमसे काहे की नाराजगी होगी? वो तो बस हमारी बहू हमको अकेला नहीं छोड़ती ना, इसीलिए किसी से बात करने का समय ही नहीं मिल पाता। बहू हमारी है ही इतनी अच्छी कि क्या कहे। अरे वो बात तो ठीक है, पर एक बार अपनी छोटी बहू से सेवा नहीं करवाओगी क्या? वो क्या है ना, मेरी नॉर्थ की बहू साउथ का खाना बना रही है, इसलिए सोचा कि आपको भी न्योता दे दिया जाए। अरे बाबा, अब एक साउथ का खाना खाने हम इतनी दूर आए? कहाँ दूर है जीजी, 2 गली छोड़कर ही तो आपका घर है। अच्छा चल कोई ना, अब जब तू इतना कह रही है तो आ ही जाते हैं। अपनी सास की ऐसी एक्साइटमेंट देखकर माया अब किचन में आती है और इडली बनाना शुरू करती है और कुछ ही देर में इडलियां बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो डोसा भी तैयार कर देती है। अब बारी आती है सांभर की। माया सांभर बनाकर तैयार करती है, पर तभी वहाँ उसकी ननद आ जाती है। अपनी ननद को देखकर माया उसे सांभर टेस्ट करने को देती है। हाय हाय भाभी, ये क्या बना दिया आपने? इसको खाकर तो मेरा अजीब सा मन हो गया। क्या डाला है इसमें? कितना बकवास लग रहा है। सच में? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो लो खुद ही टेस्ट करके देख लो। भाभी, डोसा और इडली तो आपने इतनी बढ़िया बनाई, पर सांभर इतना गंदा कैसे हो सकता है? अरे खराब बन गया तो क्या हुआ, मैं दोबारा बना दूंगी इसको। सही कह रही हो भाभी, दोबारा बनाओगी तो ही सही रहेगा, क्योंकि ये तो बकवास है पूरा और बहुत बुरा टेस्ट भी है। श्रेया को सांभर का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो माया को दोबारा सांभर बनाने के लिए कहकर चली जाती है। और इस तरह एक बार फिर माया सांभर बनाती है और खुद ट्राई करती है। मुझे ये खुद ही टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस घर में चाहे मैं किसी को कितना ही अच्छा खाना बनाकर क्यों ना दे दूं, वो हमेशा मेरी कमी ही निकालेंगे। इसलिए मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। जैसे ही वो सांभर चखती है उसका मुंह बन जाता है। हे भगवान, ये क्या बन गया? ये तो दाल बन चुकी है। अब क्या करूँ? अब मैं इसको दोबारा नहीं बना सकती, क्योंकि पहले का सांभर भी रखा है। एक बार फिर ये सांभर खराब हो गया है। पर अब क्या करूँ? माया कुछ सोच, बाहर लोग आने भी शुरू हो गए हैं। क्या करूँ क्या करूँ? माया खुद से बात कर रही थी, तभी उसकी नज़र सब्जियों पर पड़ती है। आइडिया, क्यों ना मैं इन सब्जियों को इस सांभर में डाल दूँ? वैसे भी सांभर में सब्जियाँ तो होती है। खुद से बात करने के बाद माया अब उन सब्जियों को सांभर में डाल देती है, जिसके बाद उस सांभर का भरता बन जाता है। ये क्या हो गया? मैंने तो अच्छा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये क्या हो गया? हे भगवान, बाहर सभी लोग आ गए, पर यहाँ तो मेरा सांभर ही नहीं बना। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या यहाँ से चले जाना ही मेरा सही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ से गई तो सब मुझे भगोड़ा कहेंगे।
लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? एक काम करती हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ, बाद में ही आऊंगी। माया अब गैस बंद करती है और सीधा अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। कुछ घंटे बाद जब माया दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो वो देखती है कि लोग उंगलियां चाट चाट कर सांभर खा रहे हैं। सच में सुनीता, तेरी बहू के हाथ में तो जादू है, जादू। मतलब आज से पहले मैंने इतना टेस्टी सांभर कभी नहीं खाया। आखिर देवरानी किसकी है? अरे पर बहू है कहाँ? अरे भाई उसको नेक भी तो देना है। भाभी अंदर है, अभी बुलाकर लाती हूँ। श्रेया पीछे मुड़ती है, तभी वो अपनी भाभी को देखती है। लो भाभी यहीं आ गई। माया को देखकर अब सभी लोग उसको नेक देकर जाने लगते हैं। माया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने तो सांभर बहुत खराब सा बनाया था, फिर ये लोग उसे नेक कैसे देकर जा रहे हैं। उसको इतनी चिंता में देखकर उसकी सास उसके पास आती है और कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बहू चिंता मत कर, सब ठीक है। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। पर उसकी बात माया को समझ में नहीं आती। वो सीधा अपनी सास से बात करने जाती है, जहां वो अपने ससुर को बोलता सुनती है। आज तो तुमने सांभर ठीक करके अपनी बहू को बचा लिया, पर कब तक तुम उसे यूं बचाती रहोगी? क्यों? जब तक जिंदा हो तब तक। अरे उसकी गलती उसको पता लगने दो, ताकि वो खुद को महान ना समझे। मोहित की ये बात सुनकर माया को अब अपनी गलती रियलाइज होती है कि किस तरह बार बार वो अपने घर के खाने को अपने मायके के खाने से कंपेयर करती थी। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलती, पर ठान लेती है कि अब कभी भी वो ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएगी जो उसको मुसीबत में डाल सके। नंदिनी और दिलीप की शादी के कुछ हफ्तों बाद ही सास की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से ससुराल में आई नई बहू एकदम अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी देखकर घबरा जाती है। मुझे घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं पता, सब कुछ कैसे संभालूंगी? मैं तो किसी रिश्तेदार को ठीक से जानती तक नहीं। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे? नंदिनी, तुम बेमतलब इतना टेंशन ले रही हो। घर में हम दोनों के अलावा कोई है नहीं। जैसा भी काम करो कोई जज करने वाला नहीं है। रही बात रिश्तेदारों की, तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। पति का सपोर्ट देखकर नंदिनी के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब दोनों मिलकर एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और श्राद्ध के दिन शुरू होते हैं। नंदिनी के पास सास की बहन का फोन आता है। बहू पता है ना, श्राद्ध शुरू हो गए। जी मौसी जी, मुझे पता है। तो फिर सास का पहला श्राद्ध कब करोगे? पंडित जी से बात की? कोई तैयारी की? मौसी जी, मैं कल ना पंडित जी के पास चली जाऊंगी। ठीक है, बात करके सब अच्छे से तैयारी करना। हाँ, किसी भी रीति रिवाज में कमी नहीं रहनी चाहिए। नंदिनी मौसी सास की बात पर तो हाँ बोलकर फोन काट देती है, लेकिन फिर रीति रिवाज और श्राद्ध के बारे में कुछ पता ना होने की वजह से दोबारा टेंशन में आ जाती है। शाम को दिलीप के घर वापस आते ही उस पर अपने सवालों की बारिश शुरू कर देती है। आज मौसी जी ने फोन करके मम्मी के श्राद्ध के बारे में बोला। हाँ, मुझे याद है। तुम पंडित जी से बात कराओ, बाकी फिर वैसे ही तैयारी कर लेंगे। वो तो मुझे पता है, लेकिन मौसी जी ने साथ में रीति रिवाज के बारे में भी बोला, और इस घर की किसी भी रिवाज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो, इतना सोचने की जगह जैसा पंडित जी बोले वैसा कर लो, सब सही होगा। अगले दिन दिलीप के ऑफिस जाते ही नंदिनी घर के बाकी सब काम छोड़ पंडित जी के पास जाती है, जो उसे श्राद्ध करने की तारीख के साथ क्या और कैसे करना है सब कुछ अच्छे से समझा देते हैं। घर वापस आते ही नंदिनी मौसी सास को फोन करती है। मौसी जी, 2 दिन बाद मम्मी का श्राद्ध रखा है। ठीक है, आ जाऊंगी। और पहला श्राद्ध है, इसलिए पूरे परिवार को बता देना। सब साथ में पूजा करेंगे तो दीदी को अच्छा लगेगा। मौसी के कहे मुताबिक नंदिनी सबको इन्फॉर्म कर पूजा की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन बाद पूरा परिवार उनके घर इकट्ठा होता है और देखते ही देखते सबके बीच गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे नंदिनी और दिलीप की परेशानी कम होने की जगह बढ़ जाती है। तुमने तो बोला था कि परिवार इकट्ठा होगा, सबके साथ काम कैसे निपट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है और परिवार तो यहाँ आ चुका है, इसलिए जो भी है अब इनके वापस जाने तक तो हमें सहना ही पड़ेगा। रही बात काम की, तो मैं हूँ ना। तुम ना बस परिवार संभाल लो, काम मैं देख लेती हूँ।
दिलीप परिवार वालों की गुत्थम गुत्थी और मामला संभालते हुए सबको शांत करता है, जिसके बाद सब पूजा करने बैठते हैं। बोलो भला, श्राद्ध वाले दिन इंसान की पसंद का खाना बनता है और भाभी को खीर जान से ज्यादा पसंद थी, पर बहू तुमने तो वो बनाई ही नहीं। वो एक्चुअली मुझे खीर बनानी नहीं आती, कुछ खराब हो जाता तो बहुत नुकसान होता, इसलिए नहीं बनाई, लेकिन बाजार से मंगवाई है, कुछ देर में आ जाएगी। ऐसी तो आजकल की लड़कियां हैं जिन्हें सास की खुशी से ज्यादा नुकसान की चिंता है, जो खीर तक बाजार से मंगवाती है। मौसी जी, मम्मी की खुशी को याद रखते हुए नंदिनी ने खीर का ऑर्डर उनकी पसंदीदा मिठाई की दुकान पर दिया है। अरे बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे? माफ करना मौसी जी, लेकिन आज पूरे परिवार का खाना बना है और ऐसे में प्रैक्टिस के चलते मैं इतने सारे लोगों के लिए खीर बनाती और अगर ज़रा भी गड़बड़ हो जाती तो बहुत खाने का नुकसान होता ना, जो अच्छा नहीं होता। नंदिनी की बात को इग्नोर करते हुए मौसी चुप हो जाती है, जिसके बाद सब पूजा करते हैं और कुछ देर बाद खाना खाने बैठते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी शांति नहीं रहती। वो कभी खाने में कमी निकालना तो कभी किसी चीज़ की फरमाइश करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये लोग माँ के श्राद्ध की पूजा के लिए आए हैं या बस ये गलत है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं, ये चाहिए वो अच्छा नहीं, ये सब बोलने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ श्राद्ध की पूजा हो रही है या इनकी पार्टी? जिस हिसाब से कमियां निकाल कर भी उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं ना, इनकी तो पार्टी ही लग रही है। बस भगवान करे अब और कोई ड्रामा ना हो। दोनों पति पत्नी इसी उम्मीद के साथ मेहमानों को खाना परोसते रहते हैं। कुछ देर बाद ही मौसी सास का चिल्लाना शुरू हो जाता है। हे भगवान, सब इधर आओ, ये देखो दीदी की तस्वीर के आगे रखी पूजा की पूड़ी पर चींटियां घूम रही हैं। बहू, तूने दीदी की मनपसंद खीर पूजा में नहीं रखी ना, इसीलिए नाराज हो गई हमारी दीदी। मौसी, आप सबके मन में इस तरह के अंधविश्वास मत भरो। अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, पहले तेरी पत्नी ने घर आते ही हमारी भाभी को ऊपर पहुंचा दिया और अब उनकी आत्मा को भी शांति से नहीं रहने दे रही। इसी के साथ एक एक कर घर में सब अपनी राय देने लगते हैं, जो कुछ ही देर में एक बड़े मुद्दे का रूप ले लेता है, जिसमें सबकी बात और इल्जाम घूम फिर कर नंदिनी या दिलीप पर ही आते हैं। बस करो, आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या हो? खुद तो एक दिन भी लड़ाई किए या किसी पर इल्जाम लगाए बिना रह नहीं सकते, तो फिर किस हक से दूसरों को बुरा बोल रहे हो? वो बेचारी जिस दिन से इस घर में आई है सबको खुश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन आप सब उसे टारगेट करने के अलावा कुछ नहीं करते। मौसी जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि मम्मी नंदिनी से ही गुस्सा है, क्योंकि अभी आप लोगों की हरकतें भी कोई प्यार करने के लायक नहीं है। दिलीप को पहली बार इतने गुस्से में और चिल्लाते देख मौसी के साथ पूरा परिवार चुप हो जाता है। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोलिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मम्मी के लिए मेरे या दिलीप के प्यार पर उंगली मत उठाइए। माफ करना पर यकीन नहीं होता, एक ही परिवार में लोगों के बीच इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है? सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं, सबको दूसरों में कमियां निकालनी है। क्यों? रही बात चींटियों की, तो बस वो तो पूड़ी पर रखी चीनी ले जा रही हैं, आखिर उन्हें भी तो अपने खाने का इंतजाम करना है। नंदिनी और दिलीप की बातें सुन परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सबको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती ना मानने का गुरूर उन्हें आगे कुछ भी बोलने से रोकता है, जिसके चलते धीरे धीरे सब चुपचाप उठकर अपने घर जाने लगते हैं। अरे सारे कहाँ उठकर चल दिए? बेशर्मो, अब भी तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं आई कि एक सॉरी बोल दो? हमने बहू को न जाने कितना परेशान किया, फिर भी उसने पलटकर किसी को कुछ नहीं बोला। नंदिनी, हमें माफ करना, इस साल तो हमारी वजह से सब खराब हो गया, पर वादा करती हूँ अगले साल सब इस परिवार का नया रूप देखेंगे। फिर मैं भी वादा करती हूँ कि अगले साल सबको अपने हाथ की बनाई बढ़िया खीर खिलाऊंगी। लगता है बारिश आने वाली है। अच्छा है ना मम्मी, बारिश में मजा आएगा, गर्मी भी नहीं लगेगी और हम गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे, जैसे पिछले साल काकी ने मुझे खिलाए थे। अरे बेटा, तेरी काकी की तरह हमारे पास पैसे नहीं है।
श्वेता रोने लगती है और भगवान के पास जाकर कहती है, भगवान जी, हमें भी काकी की तरह क्यों नहीं बनाया? हमें क्यों गरीब बनाया? मेरा पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है और मम्मी मुझे पकौड़े नहीं दे रही। उधर सरोज की आंखें भीग जाती हैं और वो अंकित से जाकर कहती है, आज कहीं से उधारी लेकर आ जाना, लेकिन मेरे बच्चे को पकौड़े मैं खिलाना चाहती हूँ। हम कितने निर्भाग हैं कि पकौड़े भी नहीं खिला सकते अपने बच्चे को। तुम चिंता मत करो, मैं बेसन उधार ले आऊँगा। तुम आज हम सबके लिए पकौड़े बनाना। अंकित जैसे ही अपना ठेला लेकर घर से बाहर जाने लगता है, जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और अंकित बारिश में फंसकर घर पर ही रह जाता है। अब क्या करूं, कैसे जाऊं? कोई बिक्री भी नहीं होगी आज, ऊपर से बिटिया के लिए बेसन भी नहीं ले पाया। अंकित दरवाजे पर ही खड़ा रह जाता है और सरोज आकर उसके पीठ पर हाथ रखकर कहती है, यहीं खड़े रहकर क्या होगा, अंदर चलिए, घर में बैठ जाइए। नहीं, जैसे ही बारिश कम होती है मैं अपनी बिटिया के लिए बेसन लेने जाऊंगा। यहाँ सरोज की जिठानी हेमलता अपने घर में पकौड़े बनाने लगती है, जिसकी खुशबू सरोज के घर तक आती है और खुशबू से श्वेता भागती हुई अपने घर की खिड़की से हेमलता के घर में झांकने लगती है। काकी पकौड़े बना रही हो? हाँ, तुझे इससे क्या मतलब? मैं अपने घर में कुछ भी बनाऊं? श्वेता एक टक पकौड़ों को देखने लगती है और उसके मुंह से पानी आने लगता है। श्वेता को इस तरह पकौड़े देखता देख हेमलता पकौड़ों को ढक देती है। अपनी माँ की तरह तू भी हमें नज़र लगाएगी। दोनों माँ बेटे की नज़र हम पर ही रहती है। काकी मैं नजर नहीं लगा रही हूँ, मुझे भी पकौड़े खाने हैं। पकौड़े खाने हैं तो अपनी माँ को कह दे, मेरे पकौड़ों को क्यों ताक रही है? हेमलता अपने पकौड़े ढक कर खिड़की बंद कर देती है। श्वेता रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देख अंकित उसी वक्त राशन की दुकान पर बेसन लेने चला जाता है। भैया 1 किलो बेसन दे देना, मैं कल आपको पैसा दे दूंगा। मैंने कोई मुफ्त का कोऑपरेटिव नहीं खोल रखा, जब देखो मांगने आ जाते हो, भागो यहाँ से। मैं कल दे दूंगा भैया, मेरे बच्चे को बहुत मन है आज पकौड़े खाने का, दे दो ना। भागता है या नहीं, या फिर 4 आदमी को बुला कर तुझे यहाँ से फिकवाऊँ? हाँ? अंकित भीगी आंखों से वहां से चला जाता है। एक भैया है और एक मैं हूँ, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वहीं मैं 1-1 रुपए के लिए मोहताज हूँ। खाली हाथ अंकित को घर आता देख सरोज उससे कहती है, आप मन छोटा मत करो, मैं भाभी से मांग लेती हूँ। मैं अपनी बच्ची को एक पकौड़े का सुख भी नहीं दे पाया। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी, मैं अभी आती हूँ। सरोज तुरंत अपनी जेठानी के घर जाती है और कहती है, भाभी आप मुझे 1 कटोरी बेसन दे दो ना, मैं कल वापस कर दूंगी। पहले तो तेरी बेटी हमारे पकौड़ों को नज़र लगाती है और माँ बेसन मांगने चली आती है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ। 1 कटोरी तो है भाभी, कल वापस कर दूंगी। वापस कहाँ से करेगी? तेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है और तू मुझे वापस करेगी। एक काम कर, आज मेरी काम वाली नहीं आई है, तो मेरे बर्तन साफ़ कर दे। ठीक है भाभी, मैं कर देती हूँ। सरोज बर्तन साफ करने रसोई में चली जाती है। यहाँ श्वेता से रहा नहीं जाता और वो अपनी काकी के घर भागती हुई आती है। काकी मुझे भी पकौड़े दो ना, मैं आज खा के ही रहूँगी। भूखी कहीं की। हेमलता अपने झूठे पकौड़े उठाकर श्वेता को देती है। ये ले खा, वरना मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। श्वेता ज़मीन पर बैठकर झूठे पकौड़े खाने लगती है। श्वेता की आवाज़ सुनकर सरोज वहाँ आती है और अपनी बेटी को देखकर उसके हाथों से झूठी प्लेट हटा देती है। ये झूठी प्लेट छोड़, तू घर जा, मैं आ रही हूँ। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे पकौड़े खाने हैं, तुम मुझे खिलाती नहीं हो। मैं आकर तेरे लिए पकौड़े बना दूंगी, तो घर तो जा बेटा। श्वेता पकौड़े छोड़ने को तैयार नहीं होती है। इतने में हेमलता आकर कहती है, क्या हुआ, खाने देना। काकी का तो झूठा खा रही है, क्या हो गया? बड़ी आई झूठा है करके। अरे खुद के खाने का तो कोई जुगाड़ नहीं है तुम लोगों का। श्वेता, मैंने कहा ना तू जा यहाँ से। श्वेता वहाँ से चली जाती है। सरोज हेमलता से कहती है, भाभी मैंने आपके बर्तन कर दिए हैं, अब तो बेसन दे दो। ये ले बेसन। वैसे तू एक काम क्यों नहीं करती? मेरे घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर दिया कर, मैं तुझे राशन का कुछ सामान दे दिया करूँगी। वैसे भी बारिश में खाने के मज़े ही कुछ और है, बात घर के घर में रह जाएगी। सरोज मन में सोचती है कि श्वेता को बारिश में कुछ न कुछ खाने का मन करता है। अगर वो काम कर लेगी तो उसकी बच्ची को तरसना नहीं पड़ेगा। बात तो ठीक है भाभी,
मैं बारिश भर आपकी यहाँ का काम कर दूंगी। वैसे भी मेरे घर में खाना बच ही जाता है, जो बचा कुछा तो ले जाना। सरोज बेसन लेकर अपने घर चली जाती है और हर तरह के पकौड़े बनाकर श्वेता को देती है। ये ले पकौड़े, अब किसी के झूठे पकौड़े तुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। श्वेता अपनी माँ के गले लग जाती है। शुक्रिया माँ, तुम बहुत अच्छी हो। श्वेता पकौड़े खाने लगती है। माँ, काकी के पास वो लाल कलर का सॉस था ना, वो नहीं है क्या हमारे पास? तू पहले ये बता पकौड़े कैसे हैं? वो लाल वाली सॉस में मंगवा कर रख दूंगी कल। हाँ, श्वेता सारे पकौड़े खा लेती है और एक एक पकौड़ा सरोज और अंकित चखते हैं। लगता है कितने ज़माने के बाद खा रहा हूँ पकौड़े। आज मैंने भाभी को देखा था, भाभी ना चाय के साथ पकौड़े खा रही थी। हमारी कहाँ इतनी औकात कि हम चाय भी पी सके। अब बारिश के मौसम में रोज़ शाम को बारिश होती है और हेमलता रोज़ अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने बनाती है। इधर बारिश के कारण अंकित का जो थोड़ा बहुत काम था वो भी बंद हो जाता है। एक रोज़ अंकित दुखी होकर कहता है, सरोज, अब लग रहा है ये सब काम बंद करना पड़ेगा। अब मैं मजदूरी करूँगा, कम से कम ये तो पता होगा कि मुझे रोज़ के इतने पैसे तो मिलेंगे ही। मजदूरी कैसे कर पाओगे तुम श्वेता के पापा? तो क्या करूँ, थोड़ी बहुत जो बिक्री होती थी वो अब बारिश के कारण होना बंद हो गई है। अब मैं क्या करूँ तुम ही बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी है। हिम्मत रखो, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगी। अब सरोज और अंकित दोनों मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। सरोज दिन में मजदूरी करती और शाम को आकर हेमलता के घर में काम करती। एक रोज़ सरोज हेमलता के यहाँ पोछा मार रही थी, तब हेमलता का बेटा आयुष वहाँ बदमाशी करने लगता है। तो सरोज उससे कहती है, बेटा बदमाशी मत कर। हाँ, मैं पोछा मार रही हूँ ना, बारिश के कारण ऐसे ही किचकिच हो रहा है। घर सूखेगा नहीं तो फिर कैसे होगा साफ? और मुझे घर भी तो जाना है बेटा। काकी, मुझे अब कुछ मत कहो। इतने में हेमलता वहाँ आती है। बेटा ये तेरे काकी नहीं काम वाली है, इसे मैंने काम पर रखा है, काकी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सरोज तू कान खोलकर सुन ले, मेरे बेटे से कुछ मत कहना, समझी? मम्मी, ये काम वाली है। आयुष अपने चप्पल लाकर ज़मीन में रगड़ देता है। ए, चल साफ कर इसे, और मेरे मुंह ना कभी मत लगना। बेटा ये कैसी बात कर रहे हो तुम? काकी हूँ मैं तुम्हारी। काम वाली हो तुम और उसी की तरह रहो। सरोज की आंख भीग जाती है। बारिश फिर शुरू हो जाती है और थमने का नाम ही नहीं लेती। भाभी मैं घर जा रही हूँ, मुझे घर में भी खाना बनाना है। तुम लोग क्या ही खाओगे? पानी रोटी बनाने में क्या वक्त लगता होगा? कल की सब्जी पड़ी है मेरे पास, वो ले जा, और बचे हुई कचौड़ियाँ भी है कल की। नहीं भाभी आप रहने दो, मुझे वो सब नहीं चाहिए। आप मुझे राशन ही दे दो, मैदा दे दो मुझे। खाने को जहर नहीं है और नखरे तो देखो महारानी के, बासी खाने में इसकी नानी मर जाएगी। हेमलता सरोज को मैदा दे देती है। सरोज भागती हुई अपने घर जाती है और देखती है कि श्वेता घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। चल बेटा अंदर चल। मम्मी, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, गर्मा गर्म। छोले भटूरे खाएगी मेरी बच्ची हैं? छोले भटूरे का नाम सुनते ही श्वेता के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ मम्मी, मुझे खाना है, साथ में प्याज और नींबू भी। चल अभी बनाती हूँ। सरोज गरम गरम छोले भटूरे बनाती है और उसका घर खाने की खुशबू से महक उठता है। सरोज अंकित और श्वेता को खाना परोसती है। मम्मी, बहुत अच्छा बनाया तुमने। सच में बहुत टेस्टी खाना है। अच्छा हुआ मैंने भी काम करना शुरू कर दिया, वरना ये दिन कैसे देखने को मिलता। अब तो श्वेता का दाखिला स्कूल में करवाना होगा। मम्मी, मैं स्कूल जाऊंगी। हाँ, तू भी आयुष की तरह स्कूल जाएगी बेटा। अंकित और श्वेता खाना खा लेते हैं, लेकिन सरोज के लिए खाना नहीं बचता। वो रसोई में जाती है और खाली बर्तन देखकर कहती है, कल की बची हुई रोटी पड़ी है, मैं वही खा लेती हूँ। सरोज नमक के साथ रोटी खा लेती है और पानी पीकर सो जाती है। उधर भटूरे की खुशबू हेमलता के घर तक पहुँच जाती है और आयुष कहता है, मम्मी, काकी के घर से छोले भटूरे की अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी खाने हैं छोले भटूरे। अरे बेटा इतनी रात को कहाँ से आएंगे भटूरे? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी भटूरे ला कर दो। अरे बेटा इतनी रात को कैसे बनेंगे भटूरे? और अगल बगल में कहीं कुछ मिलता भी नहीं है। मम्मी, स्विगी और जोमेटो में रात के 2 बजे भी खाना मिल जाता है, तुम अभी ऑर्डर करो। देखो बेटा मुझे ये सब नहीं आता। तो मैं करता हूँ।
आयुष रात के 12 बजे छोले भटूरे मंगवा कर खाता है और हेमलता से कहता है, मम्मी आज श्वेता ने छोले भटूरे खाए हैं, तो तुम कल मेरे लिए राज कचौड़ी बना देना। हाँ हाँ ठीक है। हेमलता को गुस्सा आने लगता है। वो मन ही मन चिड़चिड़ाकर कहती है, कल ही इस सरोज की खबर लेती हूँ, उसके कारण मेरे बच्चे को दिक्कत हुई, मुझे भी इतना झेलना पड़ा। अब कल बताती हूँ मैं उसे, आने दो उस महारानी को, मेरे से ही लेकर मेरे बच्चे को दिखाती है। शाम को हेमलता सरोज का इंतजार करने लगती है ताकि उसके आते ही उसे झाड़ सके। इधर आयुष राज कचौड़ी लेकर अपनी खिड़की पर खड़ा होकर श्वेता को ललचाता है। मैं तो रोज एक नए नए आइटम खाता हूँ। कल रात को मैंने छोले भटूरे खाए, अभी राज कचौड़ी आलू भगोड़े तो मैं रोज ही खाता हूँ। एक दिन छोले भटूरे किसी को क्या मिल गए, उससे लग रहा है कि उसको तो क्या ही मिल गया। श्वेता खिड़की पर आकर खड़ी हो जाती है और राज कचौड़ी की खुशबू लेने लगती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भैया, मुझे भी थोड़ा चखाओ ना। चल हट यहाँ से, तुझे दूंगा मैं। रात में बच जाएगा तो कल बोल दूंगा मम्मी से कि तुझे दे दे। श्वेता रोने लगती है और अपनी मम्मी का इंतज़ार करने लगती है। शाम को सरोज लौटती है और रोज़ की तरह फिर बारिश होने लगती है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाँ बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या? मम्मी भैया आज राज कचौड़ी खा रहे थे, मैंने मांगा तो कहा तेरी औकात है क्या खाने की? हम इतने गरीब क्यों है माँ? मैं पढ़कर ना बहुत बड़ा आदमी बनूंगी और अपने घर का नक्शा बदल दूंगी। मुझे अब कुछ भी नहीं खाना, आप मेरा दाखिला स्कूल में करवा दो। सरोज श्वेता को अंदर ले जाती है और खुद हेमलता के घर काम करने चली जाती है। इधर हेमलता सरोज का इंतजार ही कर रही थी। सरोज के आते ही हेमलता कहती है, बर्तन धो ले पहले, फिर झाड़ू पोछा कर। आज तो बर्तन बहुत ज़्यादा है भाभी। मेरे घर के बर्तनों को रोती है? तेरी तरह कंगाल नहीं है कि कुछ खाने को ना हो। नहीं नहीं भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपके घर में हमेशा रौनक बनी रहे। सरोज सारा काम कर लेती है, फिर हेमलता से कहती है, भाभी आज मुझे मैदा और चने दे दो, मैं राज कचौड़ी बनाऊंगी। हाँ भाई, अब तो तू हम लोगों की बराबरी करेगी। हेमलता रसोई में जाती है। इसको खानी है राज कचौड़ी, करनी है मेरी बराबरी। सड़ा हुआ मैदा दूंगी, खाते ही हालत तीनों की खराब हो जाएगी। सरोज अपने घर जाती है और सोचती है, राज कचौड़ी इतनी जल्दी तो नहीं बनेंगे, एक काम करती हूँ, छोले कुलचे बना लेती हूँ, आयुष को भी बहुत पसंद है, श्वेता भी खाकर खुश हो जाएगी। सरोज झटपट छोले कुलचे बनाती है। कुलचे की खुशबू से आयुष खुद को रोक नहीं पाता और सरोज के घर चला जाता है। काकी मैं भी खाऊंगा कुलचे। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, आ बैठ, मैं भी परोसती हूँ। कम होने के कारण सरोज आयुष और श्वेता को कुलचे खाने को देती है। खा पीकर आयुष अपने घर चला जाता है। इधर श्वेता खाने की बहुत तारीफ करती है। मेरी मम्मी से अच्छा कोई खाना बना ही नहीं सकता। देखो इन घमंडी लोगों को भी आना पड़ा। सरोज और अंकित चाय पीकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आयुष की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इधर श्वेता की भी तबीयत नाजुक हो जाती है। रातों रात दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। हेमलता के पास पैसे थे, इसलिए वो बड़े अस्पताल में अपने बेटे का इलाज करवाती है। वहीं सरोज और अंकित एक छोटे से अस्पताल में अपनी बच्ची को भर्ती करवाते हैं। फूड पॉइजनिंग के कारण दोनों बच्चों की हालत सीरियस हो जाती है। हेमलता तुरंत दिनेश को कॉल करके आने को कहती है। मैडम आपके बच्चे को खून की ज़रूरत है और उसका ब्लड ओ पॉजिटिव है, जो मिलना बहुत मुश्किल है। ब्लड का कहीं से जुगाड़ कर लीजिए, वरना हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। पैसों की कोई कमी नहीं है डॉक्टर मेरे पास, जितना पैसा लगे आप कोई भी आदमी को ढूंढ दीजिए, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ जो मेरे बच्चे को खून दे दे। ये आपका काम है, हमारा नहीं। दिनेश और हेमलता बहुत खोजते हैं, लेकिन ओ पॉजिटिव ब्लड का कोई इंसान उन्हें नहीं मिलता। दोनों अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। इतने पैसे होने का क्या है मतलब है, जब मैं अपने बच्चे को ही नहीं बचा पा रहा हूँ। यहाँ श्वेता को होश आता है। अंकित और सरोज उसे लेकर घर आते हैं। भगवान ने हम जैसों की लाज रख ली, वरना हम गरीब कहाँ जाते। भाभी ने तो आयुष को बहुत बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया है। पता तो करो कि आयुष की तबीयत कैसी है। घर बंद है, कोई नज़र भी नहीं आ रहा। श्वेता की तरह भगवान आयुष को भी जल्दी ठीक कर दे। उधर दिनेश को अचानक से याद आता है, सरोज का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, लेकिन वो हमें खून क्यों ही देंगे। हेमलता, मैंने बहुत गलत किया है उनके साथ। एक बार चलकर बात करके देखते हैं, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। दिनेश और हेमलता उसी वक्त भागते हुए सरोज के घर आते हैं।
सरोज, मैं तुम्हें पैसों से तोल दूंगी, तुम्हारी बेटी का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में करवा दूंगी, जो कहोगी मैं करूंगी, बस मेरे बच्चे को बचा लो। अंकित, सरोज से कहो ना मेरे आयुष को अपना खून दे दे, नहीं तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। क्या आयुष को खून की जरूरत है? मैं अपने बेटे को खून जरूर दूंगी। भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आयुष मेरा भी तो बेटा है। सरोज दिनेश और हेमलता के साथ अस्पताल जाने लगती है। तभी श्वेता उठकर कहती है, मम्मी, भैया को देखने मैं भी चलूंगी। सब अस्पताल जाते हैं। सरोज आयुष को अपना खून देती है। फिर डॉक्टर कहते हैं, सही वक्त पर आप लोगों ने खून का इंतजाम कर लिया, वरना पता नहीं क्या होता। 24 घंटे के बाद पेशेंट को होश आ जाएगा। बाहर बैठे श्वेता, अंकित और सरोज भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि आयुष को जल्दी ही अच्छा कर दे। पूरे 24 घंटे सरोज और अंकित वहीं अस्पताल में बैठे रहते हैं। जैसे ही आयुष को होश आता है, हेमलता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सरोज से लिपट कर रोने लगती है। मेरे बेटे को होश आ गया। मैं कितनी निर्भाग हूँ, मैंने ही खराब मैदा दिया था ताकि तुम लोग हमारी बराबरी ना कर सको, और मेरे आयुष ने ही खा लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। ठीक ही कहते हैं सब, दूसरों का बुरा करो तो पहले अपना बुरा हो जाता है। तो बहुत अच्छी है सरोज, मैंने इतना बुरा किया तेरे साथ और तूने मेरे बच्चे को बचाने के लिए खून भी दिया। ऐसा मत कहो भाभी, आयुष कोई पराया नहीं, मेरा अपना बेटा है। चलो आंसू पोंछ दो। अब हम सब एक साथ एक ही घर में रहेंगे। चल सरोज, वापस अपने घर, जहाँ तू शादी होकर आई थी। भगवान ने मेरे कर्मों का फल मुझे दे दिया। अब सरोज का परिवार हेमलता के परिवार के साथ रहने लगता है।